नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। दूरदर्शन किसान के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। और जैसा कि आप जानते हैं कि महामारी के इस दौर में भी हमारे किसान भाई बहनों ने कृषि के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है और इसी बात को पहचानते हुए अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम किसानों तक ऐसी जानकारियां पहुंचाते आ रहे हैं जिससे उनके आर्थिक विकास को बल मिल सके। तो आज के कार्यक्रम में क्या विशेष है, सबसे पहले आपको ये बता दें। जी हाँ, आज कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे गेहूं की 5 उन्नत किस्मों के बारे में। उसके बाद आपकी मुलाकात होगी कामयाब किसान से और साथ ही जानकारी देंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में और दिखाएंगे आपको एक कृषि ऐप के बारे में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। सबसे पहले नजर विज्ञान और किसान पर, जिसमें आज हम आपको बताएंगे गेहूं की 5 उन्नत किस्मों के बारे में। गेहूं को हमारे देश में बड़ी फसलों में गिना जाता है और रबी सीजन में बड़े पैमाने पर इसकी बुआई की जाती है। लेकिन अगर हमारे किसान उन्नत किस्मों का चुनाव करें तो उन्हें अच्छी पैदावार तो मिल ही सकती है और साथ ही साथ अपनी फसलों को कीट और बीमारियों से भी बचाया जा सकता है। तो इसीलिए आज हम कृषि दर्शन में आपको बताएंगे गेहूं की 5 ऐसी उन्नत किस्मों के बारे में। ये है गेहूं की 5 उन्नत किस्में। DBW 222 गेहूं की बेहतरीन वैरायटी है। इसे करण नरेंद्र भी कहा जाता है। 1 हेक्टेयर में औसत पैदावार 61.3 क्विंटल होती है। हालांकि इसमें 82.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज की क्षमता मौजूद है। समय पर बुआई के लिए ये बेहतरीन किस्म है। इसका तना मजबूत होता है और इसमें जल भराव की परिस्थितियों से निपटने की क्षमता मौजूद है। 143 दिन में पककर तैयार होने वाली करण नरेंद्र पर पीला सड़न और पत्ती सड़न रोग का भी असर नहीं होता। करनाल बंट और लूज मट के खिलाफ भी इसमें जबरदस्त प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। DBW 222 गेहूं के आटे से बहुत अच्छी चपाती बनती है। ब्रेड और बिस्कुट भी अच्छी क्वालिटी के बनते हैं। सिंचित अवस्था में इसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलावा कठुआ और जम्मू जिलों की जलवायु को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। लेकिन राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभागों के अलावा उत्तर प्रदेश के झांसी में इसे बोना ठीक नहीं। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले और पाउंटा घाटी के लिए भी ये बेहतर किस्म है। इसी तरह उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में रहने वाले किसान भी DBW 222 बो सकते हैं। DBW 187 NWPZ भी सिंचित अवस्था में समय पर बोई जाने वाली किस्म है। इसे करण वंदना के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी उन्हीं इलाकों में बोया जा सकता है जिनमें करण नरेंद्र को बोया जाता है। 148 दिनों में पककर तैयार होने वाली ये किस्म 61 से 96 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार देती है। इसमें पीला सड़न, पत्ती सड़न और झुलसा रोग से बचने की क्षमता है। करनाल बंट और लूट्समट के प्रति भी कुछ प्रतिरोधक क्षमता इसमें पाई जाती है। DBW 187 NEPZ को भी करण वंदना का ही दूसरा रूप है। सिर्फ 120 दिन में पकने वाली ये किस्म 1 हेक्टेयर में 49 से 65 क्विंटल तक की पैदावार दे सकती है। समय पर बोने के लिए ये भी उन्नत किस्म है। इसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बोया जा सकता है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के उत्तरी इलाकों में भी इसे लगा सकते हैं। इसमें प्रोटीन की उच्च मात्रा यानी 11.6% पाई जाती है। DBW 252 यानी करण श्रिया को सिर्फ 1 सिंचाई की जरूरत होती है। 127 दिन में पकने वाली इस किस्म में सूखे जैसी परिस्थिति को सहन करने की क्षमता है। इसमें झुलसा, पत्ती सड़न और करनाल बंट जैसी बीमारियों से भी सुरक्षा के गुण मौजूद है। पोषण से भरपूर इस किस्म से अच्छे प्रसंस्कृत उत्पाद बनते हैं, बल्कि इसे इजाद ही वाणिज्यिक उपज के लिए किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के मैदानी इलाकों में इसे बोए जाने की सलाह दी जाती है। उपज थोड़ी कम 36.7 हेक्टेयर से 55.6 हेक्टेयर के बीच है। DDW 47 में भारी मात्रा में येलो पिगमेंट यानी पीला वर्णक पाया जाता है। यही वजह है कि ये पास्ता बनाने के लिए उत्तम वैरायटी है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 12.69% है, जो किसी भी दूसरी किस्म से कहीं ज्यादा है। ये 74 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार दे सकती है
और इसे मध्य भारत में सिंचित अवस्था में उगाना बेहतर रहता है। अभी आपने जाना गेहूं की 5 उन्नत किस्मों के बारे में। बढ़ते आगे और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर AK सिंह से, जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारे किसान इस वक्त गेहूं की बुआई को लेकर विशेष बातों का ध्यान रखें। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में सिंचित गेहूं की बुआई का उत्तम समय नवंबर का पहला पखवाड़ा है, जबकि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों एवं मध्य भारत में सिंचित गेहूं की बुआई का सही समय मध्य नवंबर है। सिंचित दशा में देर से बुआई दिसंबर के प्रथम पखवाड़े में समाप्त कर लेनी चाहिए। सिंचित दशाओं में समय से बुआई के लिए बीज दर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। देर से बुआई करने पर गेहूं की उचित बीज दर 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। बीज साफ, स्वस्थ एवं खरपतवारों के बीजों से रहित हो। यदि पिछले वर्ष का बीज प्रयोग कर रहे हैं तो उसको बवस्टीन अथवा थिरम दवा 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित कर लेना चाहिए। नमस्कार, मुझे उम्मीद है कि आपके गेहूं की बुआई का काम जोरों से चल रहा होगा। इस अवसर पर मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप गेहूं की बुआई समय से कर लें। अगर आप समय से बुआई की जाने वाली किस्मों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें HD 2967, HD 3086, HD 3226 या इसके अलावे DBW 187 या अन्य किस्में शामिल हैं, तो इनकी बुआई हर हाल में आप 20 नवंबर से पहले कर लें। इसके बाद जैसे जैसे बुआई में देरी होगी वैसे वैसे पैदावार में कमी आती है। कारण ये होता है कि जब हम बुआई देर से करते हैं तो गेहूं में जब दाना भरने की अवस्था आती है उस समय कई एक बार गर्म हवाएं चलती हैं, तापक्रम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दाने में वजन कम रह जाता है और उसकी पैदावार घट जाती है। साथ ही साथ अगर हम अवधि फसल को ज़्यादा देते हैं तो जो ज़मीन में खुराक हम देते हैं, चाहे वो हमारे फर्टिलाइजर्स के इनपुट हों, पानी दे रहे हैं, उसका भरपूर प्रयोग पौधे के द्वारा किया जाता है और जितनी ठंड मिलती है शुरू की अवस्था में उतना ज़्यादा फुटाव होता है। इसलिए समय से बुआई करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आप लोग इस सलाह को मानेंगे और समय से बुआई करके अधिक से अधिक पैदावार गेहूं की लेंगे। तो ये थे हमारे विशेषज्ञ जिन्होंने बताया गेहूं की बुआई को लेकर कौन सी खास बातें हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, बने रहे कृषि दर्शन के साथ। छोटा सा ब्रेक। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े।
कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। कृषि स्टार्टअप में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन किसानों से जिन्होंने चुनौतियों के सामने झुकना नहीं सीखा और अपनी एक अलग राह बनाई। ये किसान अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा है। ऐसे ही किसान हैं गांव बुटाना के सुल्तान सिंह, जिन्होंने मत्स्य पालन को लेकर अपनी ऐसी योजना बनाई कि अन्य किसान भी उनसे जुड़ते गए और उन्होंने कामयाबी हासिल कर ये जाहिर कर दिया कि किसान अगर कुछ ठान ले तो कोई भी चुनौती उसके सामने टिक नहीं सकती। उनके इस योगदान को लेकर भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा है। तो आइए देखते हैं सुल्तान सिंह की कामयाबी की कहानी। कहते हैं कि जब हम किसी काम को पूरी मेहनत और जज्बे के साथ करते हैं तो उसमें हमें एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। इसका जीता जागता उदाहरण बुटाना गांव के किसान सुल्तान सिंह है। अगर बात की जाए मछली पालन की तो इस क्षेत्र में सुल्तान सिंह का नाम सबसे ऊपर है, जिन्होंने मछली पालन के क्षेत्र में देश एवं विदेशों में नाम कमाया है। यही कारण है कि भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। बीए पास करने के बाद 56 वर्षीय सुल्तान सिंह ने करीब 36 साल पहले 500 रुपए में तालाब पट्टे पर लेकर मछली पालन शुरू किया था। पहली ही बार में 20,000 रुपए खर्च करके उन्हें 1.5 लाख रुपए की बचत हुई थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे फादर की ये वर्डिंग थी, कल को तू तो खड्डे खोद देगा सारी जमीन में, तेरे बच्चे क्या खाएंगे। लेकिन मैंने उनको पूरा आश्वासन दिया, भाई मैं खड्डे अगर खोद दूंगा तो मैं उसको कामयाब भी करके दिखाऊंगा। सुल्तान सिंह ने सिर्फ 500 रुपए निवेश किए और सुल्तान लखपति बन गए। कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया उसके लिए सरकार ने इनकी काफी सराहना की है। पद्मश्री मिलने से सुल्तान सिंह के परिवार के साथ साथ पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। क्षेत्र से सुल्तान सिंह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। पशुपालन की शुरुआत इन्होंने 5 एकड़ से की थी, अब ये 30 एकड़ तक पहुंच चुका है। मछली पालन हमेशा से किसान भाइयों के लिए बेहद ही मुनाफे का क्षेत्र साबित होता रहा है। अगर किसान अपनी सूझबूझ और बाजार की मांग को देखते हुए मछली पालन करें तो आगे भी मछली व्यवसाय किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। साथ ही साथ किसानों की आय दोगुनी करने में ये काफी हद तक मददगार साबित हो सकता है। तो ये थे हमारे सफल किसान सुल्तान सिंह। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे कृषि दर्शन। छोटा सा ब्रेक। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा।
इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया के, जिसमें हम आपको बताते हैं कृषि जगत की तमाम हलचलों के बारे में। पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, यानी बीते 75 वर्षों में हमने क्या कुछ हासिल किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेते हुए गंगा उत्सव भी मनाया जा रहा है और साथ ही ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे गंगा को हम स्वच्छ और निर्मल रख सकें। इसी सिलसिले में राजधानी दिल्ली में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। पूरे देश में आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया जा रहा है कि आजादी के 75 वर्षों में हमने क्या हासिल किया। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से गंगा उत्सव मनाया जा रहा है। हालांकि देश में अनेक नदियां हैं, फिर भी गंगा नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। ये नदी देश की 40% आबादी की जीविका का आधार है। इसे स्वच्छ बनाए रखने के लिए अनेक तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत दिल्ली में गंगा उत्सव के 5वें संस्करण के उत्सव पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखिए, गंगा उत्सव का उद्देश्य है जन जागरण। नमामि गंगे मिशन गंगा और इसकी सारी सहायक नदियों के संरक्षण का एक बहुत ही व्यापक कार्यक्रम है और इस तरह का व्यापक कार्यक्रम केवल सरकारी कार्यक्रम होकर सफल नहीं हो सकता और इसलिए जन जुड़ाव के लिए, जन भागीदारी के लिए हम तरह तरह के कार्यक्रम को लेके आते हैं। कभी क्विज का कार्यक्रम हो, कभी राफ्टिंग हो। तो ये जो हमारा नवंबर के पहले सप्ताह में हमने गंगा उत्सव मनाने की शुरुआत की है पिछले कुछ वर्षों से। क्योंकि इसी सप्ताह में गंगा जी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। उसको ध्यान में रखते हुए हम इसका एक उत्सव मनाते हैं और इस उत्सव के द्वारा हम लोगों को जोड़ते हैं, क्योंकि आज उत्सव केवल दिल्ली में नहीं है। दिल्ली से तो एक सेंट्रलाइज तरीके से हम इसको कर रहे हैं, किंतु देश के 100 से भी ज़्यादा ज़िलों में साथ प्रोग्राम हो रहे हैं। वहाँ पे लोग घाटों पे जा रहे हैं, वहाँ भी कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं, सफाई का अभियान कर रहे हैं, पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है, बच्चे जुड़ रहे हैं, स्कूलों में कंपटीशन हो रहा है। तो एक प्रेरणा है और ऐसा नहीं कि केवल एक बार उत्सव के समय में होता है, क्योंकि क्या होता है, उत्सव है एक पुश देता है और कई महीने तक इस पे कार्यक्रम करते रहते हैं। हमने पूरी एक कम्युनिटी भागीदारी के लिए एक पूरा कैडर बनाया है। गंगा दूत हैं, NYK के साथ मिलके हैं, गंगा प्रहरी हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी पे काम करते हैं, गंगा मित्र हैं बनारस के आसपास के एरिया में,
एक्स सर्विसमैन भी हमसे जुड़े हैं, गंगा टास्क फोर्स है। अब कल इस जब उत्सव का समापन यहाँ से होगा औपचारिक तौर पे, तो हम गंगा मसाल शुरू करेंगे। जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो आर्मी के लोग हैं, टेरिटोरियल आर्मी के लोग हैं, उसको लेकर के आगे जाएंगे और गंगा के किनारे के 23 जगहों पे वो रुकेंगे। एक दिन का वहाँ छोटा छोटा कार्यक्रम करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। तो ये सतत कार्यक्रम है। गंगा उत्सव नवंबर के पहले सप्ताह में करते हैं और अब क्या है, हम नदी उत्सव में इसको कन्वर्ट करेंगे। अब हम जो स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है, इसको ध्यान में रखते हुए अगले महीने में हम किसी और नदी के ऊपर करेंगे। तो ये नदी उत्सव का कार्यक्रम चलता रहेगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने NMCG को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस उत्सव के माध्यम से भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत भी परिलक्षित होती है। गंगा उत्सव को आदरणीय प्रधानमंत्री जी यही मानते हैं, ये गंगा उत्सव जन भागीदारी से होना चाहिए, ये सरकार की उत्सव नहीं रहना चाहिए, ऐसा उनका इच्छा है। साथ ही देश में नदियों के जो रिच सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल हेरिटेज को हम समझना चाहिए, क्योंकि भारत में मां का स्थान बहुत पवित्र है। सभी लोग मां को जो गौरव देते हैं, माता को, मां को, मातृशक्ति को, भारत में, भारत के संस्कृति में, भारतीय इतिहास में जितने गौरव है, मेरे ख्याल से दूसरा देश में उतना गौरव नहीं है। जाहिर है, भारत में गंगा नदी और लोगों के बीच काफी जुड़ाव है। यही कारण है कि गंगा उत्सव भी आजादी का अमृत महोत्सव का प्रतिनिधित्व करता है। इस कार्यक्रम में नर्मदा नदी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि नदी महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि खुद को ये याद दिलाने का अवसर है कि जल ही धन है, पानी अनमोल है। बहुत सारी बातें हम सब ने यहाँ पर देखी हैं और भी आगे आएंगी। कोई लेखन करेगा, कोई गायन के माध्यम से कहेगा, कोई गतिविधियां चलाएगा। आगे जाकर और भी तकनीकी रूप से हम इसमें अपने आप को जोड़ते हुए नदियों के प्रति हम अपनी जवाबदेही को पूरा करेंगे। नदी को नहर की तरह मत देखिए। नहर हमारी और आपकी इच्छा से बहती है। उसके निर्माण में हमारी तकनीक और हमारी बुद्धि कौशल का प्रयोग होता है, लेकिन नदी का अस्तित्व हमारे अस्तित्व से नहीं बनता, हमारा अस्तित्व नदी के अस्तित्व से बनता है। भारत में मछली पालन क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई। लेकिन हमारे नवयुवक और नए मछली पालक कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, कैसे इससे जुड़ सकते हैं, आइए जानते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली पालक और चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है और देश में काफी संख्या में लोग मछली पालन के काम से जुड़े हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मछली पालन के विकास के लिए बड़ी कवायद करते हुए मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा होगा। इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा।
इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन के लिए जरूरी अवसंरचना और मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकेगी। इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। मछली पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिससे मछली उत्पादक बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। इसके अलावा साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दुगुनी करने में भी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं और कैसे। PMMSY योजना के अंतर्गत सरकार 3 लाख रुपए का ऋण देती है। इसमें ये लाभार्थी हो सकते हैं, यानी मछली किसान, मछली श्रमिक और मछली विक्रेता, मत्स्य विकास निगम, स्वयं सहायता समूह, मछली पालन क्षेत्र, मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य पालन संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन। योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, मछली पालन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, संपर्क नंबर, बैंक खाते का विवरण, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pmmsy.dof.gov.in पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है pmmsy.dof.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आप कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई सवाल हमारे विशेषज्ञों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshan@gmail.com। अगर आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। आपके सुझाव और आपके सवालों का हमें इंतजार रहता है। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप हमारा भी ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। DD किसान YouTube चैनल से जुड़ने के लिए इस QR कोड को आप स्कैन करें और जुड़ जाएं हमारे YouTube चैनल से, जहां पर आप हमारे तमाम कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जानकारियाँ हमने आप किसानों तक पहुँचाई हैं, उनका आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। चलते चलते एक बार फिर से दूरदर्शन किसान के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।